तो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे सीपीयू शेड्यूलर्स। तो अभी तक हमने डिफरेंट काइंड्स की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में डिस्कस किया है। तो जितने भी टाइप की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं, मतलब टास्क ऑफ शेड्यूलिंग, तो ये जो शेड्यूलिंग का टास्क है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द शेड्यूलर। तो शेड्यूलर बेसिकली क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, या हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मॉड्यूल है। तो मॉड्यूल मतलब सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। तो शेड्यूलर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम और मॉड्यूल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम which performs the scheduling operation. ओके, मतलब जो भी टाइप की शेड्यूलिंग हो रही है, शेड्यूलिंग ऑपरेशन हो रहा है, तो ये शेड्यूलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल। ओके, तो अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल है, और ये बेसिकली क्या डिटरमिन करता है कि शेड्यूलिंग में हमने क्या देखा कि हर एक प्रोसेस को कितना टाइम चाहिए है एग्जीक्यूशन को, ओके, और किस ऑर्डर में एग्जीक्यूशन कंट्रोल किया जाए। ऑर्डर भी हम देख चुके हैं कि डिपेंडिंग ऑन द एल्गोरिथम ऑर्डर में वेरी। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, या राउंड रोबिन है। तो ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग द प्रोग्राम और प्रोसेस विल वेरी एंड डिपेंड्स on the algorithm. So it will the task of the scheduler कि जो डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोग्राम कितनी देर एग्जीक्यूट होगा एक साथ। क्योंकि ये भी हमने देखा है कि एग्जीक्यूशन पार्ट पार्ट में भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया, या एक साथ भी होता है। ओके, जैसे प्रीम्प्टिव एल्गोरिथम है, प्रीम्प्टिव केस है किसी भी एल्गोरिथम का, तो प्रीम्पशन के केस में जनरली जो एग्जीक्यूशन है कुछ प्रोसेस का, वो पार्ट पार्ट में होता है, और कुछ प्रोसेस फुली एट ए टाइम एक बार में ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया। तो कितनी देर वो प्रोसेस प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा एक साथ, एंड किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे वो प्रोसेस। Okay, so this will be the responsibility of CPU scheduler. Okay. तो अब शेड्यूलर के जो टास्क हैं वो ये हैं कि पहला टास्क तो यही है कि जो मेमोरी में प्रोसेसेस हैं, या हम ये कह सकते हैं रेडी क्यू के फॉर्म में जो प्रोसेसेस हैं, तो उनमें से किसी एक को पिक करके और सीपीयू को प्रोवाइड करना उस प्रोसेस को, सो दैट कि वो प्रोसेस हमारा रनिंग स्टेट में आ सके या रन हो सके। ओके, तो पहला टास्क ये है शेड्यूलर का। दूसरा ये है कि सीपीयू जब एक प्रोग्राम को परफॉर्म कर रहा है, तो बाद में डिपेंडिंग ऑन सम क्राइटेरिया कि सीपीयू दूसरे प्रोसेस पे भी स्विच होगा, और दूसरे प्रोसेस पे स्विच होने की जो सिचुएशन है वो जनरली ये है हमारी कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, क्योंकि प्रोसेसेस आर रनिंग इन मेमोरी एंड मीनवाइल दे रिक्वायर द आईओ ऑपरेशंस। तो बिकॉज ऑफ द आईओ ऑपरेशन ये दूसरे प्रोसेस पे सीपीयू स्विच करेगा, और प्रीवियसली जो ऑक्यूपाइड मतलब सीपीयू ऑक्यूपाइड था
वो अपना आईओ ऑपरेशन या कुछ और टास्क परफॉर्म, मतलब वो आईओ ऑपरेशन में एंगेज रहेगा या बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन वो सस्पेंड या वेटिंग रहेगा। अब रीजन इसका क्या है कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो एग्जीक्यूशन रिक्वायर्स ए शॉर्ट टाइम, स्मॉल टाइम एज कंपेयर्ड विद द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन टाइम। तो अगर कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस से सीपीयू हटके और किसी दूसरे प्रोसेस पे चला जाएगा, जिससे कि जब तक इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो तो उस ड्यूरेशन में सीपीयू दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देगा, या मतलब दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट पार्शियली या फुली एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब ये है कि सीपीयू को आइडल नहीं छोड़ना चाहता ऑपरेटिंग सिस्टम। It wants that the CPU should work continuously and it is our motive to, क्योंकि अगर CPU idle रहेगा that means system performance will decrease। तो ये शेड्यूलर के टास्क हैं और आगे नेक्स्ट स्लाइड में भी यही कंटिन्यूड है टास्क ऑफ द शेड्यूलर। नेक्स्ट जो टास्क है शेड्यूलर का वो है कि डिफरेंट प्रोसेसेस को, जितने भी प्रोसेसेस हैं और उनको जो भी रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, रिसोर्स को मैनेज करना। रिसोर्स मैनेजमेंट इज वन ऑफ द टास्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, टू मैनेज द रिसोर्सेस और रिसोर्सेस को, प्रोसेसेस को प्रोवाइड करना, इस ऑर्डर में प्रोवाइड करना कि वो प्रोसेसिंग उनकी कंप्लीट या स्मूथ वे में होती रहे। तो जो रिसोर्सेस एलोकेट होंगे डिफरेंट प्रोसेसेस को, तो वो होंगे कुछ फेयरनेस डेफिनेशन, मतलब इस तरह डेफिनेशन, इस तरह के लॉजिक से या एल्गोरिथम से वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि सारे प्रोसेसेस का काम चलता रहे। एक प्रोसेस कोई रिसोर्स छोड़ेगा दूसरा ऑक्यूपाई कर लेगा, दूसरा छोड़ेगा तो कोई और कर लेगा। तो इस तरह की जो वो है हमारा रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये फेयरली होगा और कुछ डेफिनेशन या क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होगा। तो क्राइटेरिया क्या होगा कि ये ऑप्टिमाइज करेगा परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। हमारा मोटिव भी यही है टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। तो इसमें लास्ट जो लाइन है, लास्ट वो पैरा है, उसमें ये है कि मल्टीपल कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। तो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे कुछ लेक्चर बाद कि व्हाट आर द कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, कॉन्करेंट प्रोसेसेस। तो अभी हम इस पर नेक्स्ट चलते हैं। शेड्यूलर टाइप, we have 3 kinds of schedulers: long term, medium term and short term। तो जनरली हम लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म की बात करते हैं और मीडियम टर्म तो देखते हैं बाद में कि क्या होता है मीडियम टर्म। तो सीपीयू शेड्यूलर हमारे 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो ये जो है इसके टास्क जो है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के वो लिखे हुए हैं, इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहला टास्क तो ये है कि रेडी क्यू से कौन सा प्रोसेस मेमोरी में लाया जाए, क्योंकि प्रोसेस जब रेडी क्यू से मेमोरी में आएगा तभी तो वो प्रोसेस होगा, ठीक है। दूसरा है कि कौन से प्रोग्राम प्रोसेसिंग के लिए पिक किए गए हैं, ठीक है। मतलब किए गए हैं का मतलब प्रोसेसिंग तो सीपीयू तो एक ही को मिलेगा, ओके। तो ये डिटरमिन करेगा कि प्रोसेसिंग के लिए मेमोरी में कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट किया गया है। इस तरह ये क्या है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को भी कंट्रोल करता है।
अब ये जो है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, तो वो बहुत इनफ्रीक्वेंटली इन्वोक किया जाता है। ओके, फिर हम चलते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो ये डिसाइड क्या करता है कि वो उन जॉब या प्रोसेस में से जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने डिसाइड किए थे, तो उनमें से कौन सा एक्चुअली रन करेगा या कर रहा है, एक्चुअली कौन सा रन कर रहा है, दैट इज डिसाइडेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और इसको हम सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं। अब ये लिखा है लास्ट लाइन, फाइन ग्रेन डिसीजन ऑफ दिस प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। तो इस लाइन का मतलब इसको फाइन ग्रेन डिसीजन का बाद के लिए छोड़ देते हैं, अब बाद में कोई टॉपिक आएगा इस तरह तो वहां हम डिस्कस करेंगे। तो अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो सीपीयू शेड्यूलर है, इसकी जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या है, एक बार प्रोसेस रन करना स्टार्ट हो गया, तो जब एक बार प्रोसेस रन करना स्टार्ट हो गया तो प्रोसेस के बीच में इंटरप्शन आ सकता है, और जो इंटरप्शन आ सकता है वो बिकॉज ऑफ आईओ हो सकता है या प्रीएम्पशन। ठीक है, बिकॉज ऑफ आईओ प्रीएम्पशन दे मे बी सस्पेंडेड। तो जब कोई इवेंट अकर होगी, ठीक है, इवेंट का मतलब कि हमने समझा है, कहना है कि जैसे आईओ रिक्वेस्ट हो गई या इंटरप्ट हो गई या कोई और रीजन हो गया, हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर तभी इन्वोक किया जाएगा जब कोई इवेंट अकर होगी। तो इस तरह से ये बहुत फ्रीक्वेंटली इन्वोक किया जाता है, और जो टाइम इंटरवल है इन्वोक करने का, जो जनरल या मतलब इन्वोक कितनी कितनी देर में किया जाएगा, तो उसका एवरेज अगर टाइम इंटरवल निकाला जाए तो मिली सेकेंड के ऑर्डर का आता है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या है कि जब कोई इवेंट अगर होती है तब वो किया जाता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो ये क्या है, ये फास्ट होता है हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड डिस्पैचर मॉड्यूल, तो जो प्रोसेस सीपीयू द्वारा सिलेक्ट किया गया, ठीक है, जो प्रोसेस सीपीयू द्वारा सिलेक्ट किया गया उसको हमारा डिस्पैचर मॉड्यूल सीपीयू कंट्रोल प्रोवाइड करता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर पिक करेगा प्रोसेस और डिस्पैचर उसको सीपीयू का कंट्रोल प्रोवाइड करेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन ये दो इवेंट हमारी अकर होती हैं। पहला है स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट, अब तक तुम लोग देख चुके होंगे स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट या समझ चुके होंगे। तो स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट मींस के जब प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है या बहुत देर से मेमोरी पड़ा हुआ है, तो ये स्विचिंग इसकी पॉसिबल स्वैपिंग हार्ड डिस्क पे कर सकते हैं। और जो स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट है, स्विचिंग टू यूजर मोड, मैंने बताया था तुम्हें कि सिस्टम हमारा दो तरह से वर्क करता है, यूजर मोड और सिस्टम मोड पे। और ये भी बताया था मैंने कि बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं और फोरग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं कल के लेक्चर में। तो स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग ये है कि नाउ कंट्रोल जंप्स टू अनदर लोकेशन।
मेमोरी में किसी दूसरे लोकेशन पर पूरा कंट्रोल ट्रांसफर हो जाना, और जो प्रोग्राम काउंटर है, पीसीबी है, उसमें अकॉर्डिंगली हमारे कंटेंट्स चेंज होके रख दिए जाए। तो जो दूसरा पॉइंट है, स्विचिंग टू द प्रॉपर लोकेशन इन द यूजर प्रोग्राम टू स्टार्ट द प्रोग्राम। अब बात करते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर की। तो ये मीडियम टर्म शेड्यूलर हमारा क्या है कि स्वैपिंग फंक्शन का पार्ट होता है। ओके, स्वैपिंग फंक्शन रिलेटेड टू द प्रोसेस, जो प्रोसेस से संबंधित स्वैपिंग फंक्शन है उनका ये पार्ट होता है, जो प्रोसेस हमारे, अब पार्ट इन द सेंस, इसका मतलब ये है कहने का कि मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है कि ये प्रोसेसेस को हमारा स्वैप करता है, प्रोसेसेस को स्वैप करता है मेमोरी से और हार्ड डिस्क में। जैसे वर्चुअल मेमोरी वगैरह के केस में हम देखेंगे, तो जैसे कोई प्रोसेस हमारा ब्लॉक्ड या सस्पेंडेड स्टेट में है, ओके, ब्लॉक्ड या सस्पेंडेड स्टेट में है, तो उसको क्यों अननेसेसरली मेमोरी में पड़े रहने दिया जाए बहुत देर से, और उसको हार्ड डिस्क में ही स्वैप करने की कोशिश करेगा मीडियम टर्म शेड्यूलर, रियल मेमोरी या फिजिकल मेमोरी से और उस मेमोरी तक, मतलब कि रियल मेमोरी से और हार्ड डिस्क पे ये स्वैप करता है प्रोसेसेस को, जब तक कि वो प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन के लिए रेडी नहीं होंगे, तब तक वो वापस नहीं लाएगा मेन मेमोरी में। तो ये जो स्वैपिंग का डिसीजन है, मेमोरी मैनेजमेंट क्राइटेरिया का डिसीजन है, मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का पार्ट है, जो कि हम स्वैपिंग और वर्चुअल मेमोरी वगैरह मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़ेंगे इसको डिटेल में। ओके, अब आता है डिस्पैचर लेटेंसी। तो ये वो टाइम है जब हमारा डिस्पैचर मॉड्यूल एक प्रोसेस को स्टॉप करके दूसरे प्रोसेस को रन कराना स्टार्ट करता है। टाइम टेकन बाय द डिस्पैचर फ्रॉम stopping one process and to starting another running process. This is dispatch latency time. दूसरा है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें हम कि जो हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं उनके बीच जो डिस्टिंक्शन है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का, तो उसमें हम डिस्टिंक्शन करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारे टास्क हैं वो दो टाइप में हैं, कि एक तो वो टास्क या प्रोसेस जो लगातार एक्टिव हैं, और अगर लगातार एक्टिव हैं तो उनको सीपीयू की सर्विस रेगुलरली मिलनी चाहिए, और दूसरे वो प्रोसेसेस जो लॉन्ग टाइम से प्रोसेस ही नहीं हो रहे हैं या स्लीप स्टेट में हैं या किसी ब्लॉक्ड स्टेट में है। ओके, तो अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो यूनिक्स में क्या है कि यूनिक्स में अगर जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है और कोई प्रोसेसेस है जो स्लीपिंग स्टेट में है एक सर्टेन टाइम से, सपोज करो कि टाइम बाउंड्री लगा दी यूनिक्स ने 5 मिनट या 2 मिनट, तो 2 मिनट से ज्यादा अगर कोई प्रोसेस स्लीपिंग स्टेट में है तो हाँ, मैं क्या बता रहा, तो अब क्या होगा कि मेन मेमोरी से जब ये हार्ड डिस्क पे जाएगा स्वैप होके प्रोसेस, तो मेमोरी में क्या है कि बाकी प्रोसेसेस के लिए स्पेस बन जाएगा, ठीक है, जिसमें हमारे और बाकी एक्टिव प्रोसेसेस रन हो सकते हैं मेमोरी में, ठीक है।
और जो स्लीपिंग प्रोसेस हैं जब हार्ड डिस्क पे भेज दिए गए और जब वो वेकअप हो जाएंगे। अब वेकअप होने के रीजन क्या क्या हैं वो हम मेमोरी मैनेजमेंट में देखेंगे। तो जब हार्ड डिस्क से वो प्रोसेस वेकअप हो जाएंगे तो वो जो स्लीपिंग जॉब्स हैं तो वापस मेमोरी में उनको मेन मेमोरी में ले आएगा ये डिस्पैचर। तो ये जो प्रोसेस है वो है स्वैपिंग का प्रोसेस, कि मेन मेमोरी से प्रोसेसेस को हार्ड डिस्क पर ले जाना जो एक्टिव नहीं है या फंक्शनिंग में नहीं है, और मेन मेमोरी में जो स्पेस बनेगा उनको उस स्पेस में कोई और रनिंग या एक्टिव प्रोसेसेस को ले आना। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्वैपिंग। अब है शेड्यूलर एफिशिएंसी। शेड्यूलर बेसिकली हमारा क्या है कि वैसे कोई यूजफुल फंक्शन नहीं करता है, यूजफुलनेस कुछ वैसी नहीं है। ये जो टास्क करता है केवल ओवरहेड टाइप का है, कि मतलब प्रोसेस को सिलेक्ट किया, उसको यहाँ पुट किया, इस प्रोसेस से उस पर मूव किए, किसको कितनी देर प्रोसेस करना है। तो शेड्यूलर का काम जनरली ओवरहेड टाइप का है। तो इस इन दिस सेंस इस शेड्यूलर को सबसे ज्यादा एफिशिएंट होना पड़ेगा, तभी वो मल्टी प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स को डिफरेंट मैनेजमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग रन करा पाएगा। ओके। अब ये है कि क्रिएटिंग प्रोसेसेस। तो प्रोसेसेस विल बी क्रिएटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, और यूजर अगर चाहे तो अपने प्रोसेस क्रिएट कर सकता है। यूनिक्स में एक वो होती है कॉल, मतलब सिस्टम कॉल यानी कमांड फॉर्क, FORK फॉर्क। तो उसके थ्रू नए प्रोसेसेस क्रिएट किए जाते हैं। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे कोई भी हो, दे एक्चुअली सपोर्ट द प्रोसेस कंसेप्ट। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस कंसेप्ट को सपोर्ट करते हैं वो उनके पास क्या है कि प्रोसेस को क्रिएट करने की मैकेनिज्म भी होती है। तो कुछ सिस्टम में क्या है कि प्रोसेस को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने का भी उनके पास प्रोसीजर है। जब भी जरूरत होगी तो प्रोसेस को क्रिएट करने की, डिस्ट्रॉय करने की ऑपरेशन के दौरान तो वो परफॉर्म कर लिया जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास सिस्टम कॉल वगैरह होती है प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए। सिस्टम कॉल क्या है, नई चीज, नया कोई कंसेप्ट नहीं है। ओनली थिंग इज दिस के यूटिलाइजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज by calling some module, system call in the form of command। आगे चलते हैं, पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोसेसेस। तो जो प्रोसेस कंसेप्ट हमने पढ़ा है, तो कोई भी प्रोसेस चाहे तो अपने अंडर कितने भी चाइल्ड प्रोसेसेस को क्रिएट कर सकता है। एक पेरेंट प्रोसेस या एक प्रोसेस कितने भी चाइल्ड प्रोसेस को, मतलब उसके सब प्रोसेसेस को क्रिएट कर सकता है। तो सिस्टम का कॉल का हमारा एग्जैक्ट नेचर चाहे जो भी हो, प्रोसेसेस को दूसरे प्रोसेसेस को क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है। तो इस ऐसे क्या है कि हर एक प्रोसेस का अपना एक पेरेंट होता है और हर एक प्रोसेस का अपना एक पेरेंट होता है, और 0 या 1 से ज्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं। अगर वही सेम प्रोसेस है, 0 चिल्ड्रन का मतलब कि तो कोई कोई उसमें चेंज नहीं, वो खुद से प्रोसेस ही अपना पेरेंट प्रोसेस है। और जो चाइल्ड प्रोसेसेस हैं तो उसमें थ्रेडिंग का कंसेप्ट यूज होता है। तो वो हम आफ्टर सम लेक्चर्स, आफ्टर फ्यू लेक्चर्स वी विल डिस्कस द
तो parent processes create child processes, which in turn create other processes, forming a tree of processes. कोई भी प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है और चाइल्ड प्रोसेसेस फिर से नए प्रोसेसेस क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह प्रोसेसेस की ट्री बन जाती है। जो ट्री कंसेप्ट पढ़ा है हमने डेटा स्ट्रक्चर में, उसमें क्या है, एक पेरेंट, एक से ज्यादा चिल्ड्रन, फिर हर एक चिल्ड्रन अपने आप में पेरेंट बन के फिर प्रोसेसेस को क्रिएट करेगा। तो पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूशन। Okay, so by this we have completed this lecture. Actually, I'm feeling sleep right now in my mind. So I'm actually I want to close. या इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ये जो पेरेंट एंड चिल्ड्रन का प्रोसेस का एग्जीक्यूशन है वो इस तरह होगा कि या तो पेरेंट एंड चिल्ड्रन, मतलब चाइल्ड प्रोसेस एंड पेरेंट प्रोसेस दोनों एक साथ कंकरेंटली एग्जीक्यूट करेंगे, या फिर पेरेंट प्रोसेस वेट करेगा जब तक चाइल्ड प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाए, क्योंकि चाइल्ड प्रोसेस हमारा पेरेंट प्रोसेस के अंडर में ही एग्जीक्यूट होगा। और ये कंसेप्ट हम थ्रेडिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस रन करते हैं, चाइल्ड मतलब उसी पेरेंट का प्रोसेस, तो उनके बीच रिसोर्स शेयरिंग होती है। जो भी प्रोसेसेस एक्चुअली मेमोरी में हैं, दे ऑल शेयर द रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम इन ए एफिशिएंट मैनर। तो जो रिसोर्स की शेयरिंग होती है, तो पेरेंट और चिल्ड्रन या तो सारे रिसोर्स शेयर करेंगे या फिर कोई रिसोर्स शेयर नहीं करेंगे आपस में। तो चिल्ड्रन क्या है कि एक तरह से सबसेट पेरेंट्स के रिसोर्सेज का जो सबसेट है वो शेयर करेगा पेरेंट्स के साथ। तो अब प्रोसेस क्रिएशन स्टेप्स हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस क्रिएशन स्टेप्स हैं ये, एक तरह से प्रोसेस क्रिएशन में 5 स्टेप, 5 प्रोसेस मतलब 5 एक्टिविटी इन्वॉल्व होती हैं। प्रोसेस का नेम है और प्रोसेस आईडी एंड प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, एलोकेशन ऑफ मेमोरी, ठीक है, मेमोरी एलोकेटेड, देन लोडिंग ऑफ द प्रोसेस इनटू द मेमोरी एंड आफ्टर लोडिंग द प्रायोरिटी, ठीक है। तो नेम ऑफ द प्रोसेस ओके, प्रोसेस आईडी मैंने बताया था कि जो भी प्रोसेसेस हैं उस समय मेमोरी में हर एक की अपनी आईडी होती है। और प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर इज द इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर प्रोसेसेस because it holds the address of the next instruction to be executed, PC register, allocation for the memory allocation and loading of the processes into main memory, and finally the priority. Okay, so a little bit you can see name, second one process ID and program counter, allocation, और ये मैं मेमोरी सेगमेंट भी बता चुका हूँ तुम लोगों को, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, हीप सेगमेंट एंड स्टैक। तो इसके बाद लोडिंग, लोडिंग भी बताया है मैंने कि पुटिंग द प्रोग्राम फ्रॉम ready to execute program from secondary memory to primary memory for execution, and this process of putting the program into the main memory for execution is called as the loading process.
तो प्रोग्राम हमारा कोड सेक्शन में लोड किया जाएगा और पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के रजिस्टर्स को, मतलब रजिस्टर्स एक्चुअली प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक तो ये है कि जो हर एक प्रोसेस के लिए एक मैंने बताया था डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, इट होल्ड्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस। तो स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम जो है हमारा रजिस्टर के अंदर काउंट किया जाएगा। ओके, तो लोडिंग हो गया, उसके बाद प्रायोरिटी है लास्ट। So now by this we have completed our lecture for CPU schedulers, okay, different types of schedulers exist. So now I am closing this meeting. तो अगर पूछना हो किसी को तो कुछ बताओ, नहीं तो फिर मैं क्लोज करता हूँ।